अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ में हूँ मारिया जद्दून। मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब। आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। नाज़रीन, हमने कुछ दिनों से जिस तरह से सियासी हालात गर्म हो रहे हैं, अपोजिशन नहीं चाह रही ये गवर्नमेंट चले या इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है, लेकिन इस सूरत हाल में सब कंडीशन में हमें अपोजिशन भी मुत्तहिद नज़र नहीं आ रही है। पीपल्स पार्टी के अपने कुछ इंटरेस्ट हैं, अपनी उनकी फैसले सामने आते हैं, नून लीग अलग ट्रैक पर नजर आ रही है। इस सब में किस तरह से ऑपोजिशन मुत्तहिद होगी, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज एहसन इकबाल साहब ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया है नैब में, जबकि दूसरी जानिब नैब ने शरीफ बरादरान शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नई इंक्वायरीज की मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ साथ आज का हमारा तीसरा टॉपिक, इस पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी है। आप देखेंगे ये कि जिस तरह से आप बॉल जो है वो हुकूमत की कोर्ट में है, किस तरह से हुकूमत इस पर एक्शन लेती है, आगे क्या होगा, इस सब पर हम बात करेंगे। एहतशाम साहब, जितनी देर में हमें कमर जमान कायरा साहब ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। से हम देख रहे हैं आजकल की कंडीशन चल रही है, ऑपोजिशन अलग नजर आ रही है, गवर्नमेंट अलग नजर आ रही है, आपस में एक पेज पर नहीं है। ऊपर से अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन इटसेल्फ भी एक पेज पर नहीं है। तो ये आप अवाम इसमें क्या उनके लिए बात हो सकती है, अवाम किस तरीके से ये समझे कि हुक्मरान एक पेज पर आएंगे तो ही उनके मसले मसाइल हल होंगे? देखिए मारिया, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। जिस तरीके से अगर हम इसका पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्डिंग करें तो हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे एक चीज़ सामने नज़र आती है कि हुकूमत जिसके बारे में कहा जाता है कि जी इल्ज़ामात लग रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, लिखा भी जा रहा है कि शायद कारकर्दगी का फुकदान है, 50 लोगों की कैबिनेट है, डिलीवर कर नहीं रहे। जिस तरीके से कैबिनेट के अंदर इख्तलाफात की बात होती है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात की बात होती है। पंजाब बड़ा सूबा है, वहाँ पे अब तक हम देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक है, क्राइम रेट बढ़ गया, वहाँ पे हालात बेहतर नहीं हो रहे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोई शुरू नहीं किया गया। वज़ार साहब की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। ठीक है, एक तरफ सूरत हाल ये है कि हुकूमत बावजूद कहा जाता है कोशिश के, उन्हें नहीं समझ आ रही कि क्या किया जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर ये 2 साल में कोई एक सेक्टर ले लिया जाता है इकोनॉमी का, कोई रिफॉर्म की तरफ चले जाते, पुलिस सिविल सर्विस रिफॉर्म, अदारों की रिफॉर्म की तरफ आ जाते, टैक्स को बढ़ाने की बात होती, ठीक है आपने करंट अकाउंट डेफिसिट आप 21 बिलियन से 3 बिलियन डॉलर तक ले आए, लेकिन इट इज़ नॉट अनफ। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। IMF ने हमें बहुत सारी शराइत में हमें छूट दी है कोविड-19 के हवाले से, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी एक तरफ है जिसमें हम देख रहे हैं और ये मानते हैं उनकी बहुत मुश्किलात भी हैं, कुछ डिलीवर कर पाएँ, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि भी आपको अपोजिशन के मोड से निकलना होगा और आपको डिलीवर करके दिखाना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि जी 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे, आप यही रट लगाते रहेंगे, जी ये पुराना बैगेज माजी का इतना ख़राब था कि हम कुछ नहीं डिलीवर कर सके। अब आज जहाँ तक बात है अपोजिशन की, अपोजिशन के लिए कुछ मसाइल हैं, कुछ तो इतने सीरियस नहीं है, कुछ बहुत सीरियस है। सबसे बड़ा मसला जो हुकूमत को हटाने के बारे में बार बार बात आती है, वो किसी एक पेज पे इकट्ठे नहीं हो रहे, किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो रहे अपोजिशन। बात होती है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, बीच में रह जाती है। पिछले दिनों आपने देखा गुस्से में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी असद कैसर के खिलाफ हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, जो स्पीकर है, वो भी बात बीच में रह गई। ठीक है ना, फिर इनको पता है कि ठीक है नंबर गेम में गालिबन 7-8 लोगों की मेंबर्स की मेजॉरिटी की वजह से हुकूमत कायम है, तो वहाँ पे भी आसानी से तो हो सकता है मामला, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी और तरह देखती है और PMLN किसी और तरह देखती है। देखें, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जी नए इलेक्शन नहीं होने चाहिए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाहते हैं कि जी इनको इन हाउस तब्दीली लाई जाए, इनको हटाया जाए, या उनका ये ख्याल है कि जी सड़कों पे आके दबाव डाल के इनको साइड लाइन किया जाए। लेकिन साथ साथ वो उनका फोकस बड़ा वाज़ेह है कि वो इलेक्शन उनको सूट नहीं करते। PMLN ये कहती है कि जी नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। फजल रहमान साहब, बाकी पार्टियाँ में यही चाहती हैं कि जी नहीं, सोल्यूशन ही कोई नहीं है जब तक हम नए इलेक्शन की तरफ जाते। अब सवाल यह है कि जी APC होने की बात हो रही है, 3-4 APCs हो चुकी हैं, छोटे लेवल की, बड़े लेवल की, किसी एक नुक्ता नज़र पे इकट्ठे नहीं हो पाए सारे। आज भी हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब पोल अपार्ट हैं कई हवालों से,
मुलाकात भी नहीं हो रही, ठीक है, राब्ता थोड़ा बहुत उनके साथ फ़ोन पे हुआ है, लेकिन क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत को उठाने के लिए? क्या आप सड़कों पे आएंगे? क्या आप पार्लियामेंट में कोई दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे? लोग कहते हैं जी बहुत ज़्यादा एनिमुनेशन था, मवाद था, महंगाई को लेके अगर चलते प्रॉपर तरीके से, लेकिन नहीं। सर, आप एक पेज पर आने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो अगर नून लीग को देखा जाए तो वो तो बात ही नहीं कर रहे, उनके जो लीडर्स हैं वो बोल ही नहीं रहे हैं, तो फिर इस सब में अवाम क्या करे कि कौन उनका सहारा है? देखिए, बात यह है कि PMLN का एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, उनका मसला यह है कि उनकी लीडरशिप, जो असल उनके लीडर हैं, उनको कायद हैं, ठीक है, पार्लिमानी सियासत से वो आउट हो गए, जनाब नवाज शरीफ साहब बीमार भी हैं और लंदन में हैं, जब इलाज होगा उनके लोग यही कहते हैं कि जी वापस आएंगे और जेल में जाएंगे और फिर बाकी सज़ा भुगतेंगे या जो उन्होंने केसेस किए हुए हैं उनका इंतज़ार करेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो प्रेसिडेंट हैं, सदर बन गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने बड़ा रजिस्ट किया शुरू में, उनको सदर बनाना नहीं चाहते थे, खकान अब्बासी का भी नाम आता था, क्योंकि उनके कंसर्न यही हैं कि जी ये शायद फ़ौज के ज़्यादा करीब है, एस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब है, वो मज़ामत की सियासत नहीं करना चाहते, वो जो एक स्ट्रॉन्ग बयानिया नवाज शरीफ साहब का उससे दूर है। लिहाजा एक ग्रुप है वो जो चाहता है कि जी ठीक है, शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हों और कोई नुकसान ना उठाया जाए, यानी जेलों में जाने से हमें अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं कुछ, शायद खकान अब्बासी, और उसमें हम किसी हद तक देखते हैं अगर इख्तलाफात भी हैं ख्वाजा आसिफ भी, लेकिन वो भी चाहते हैं कि नहीं भाई मज़ामत की जाए, सड़कों पे आ जाए, एक प्लेटफार्म मुश्तरका बनाया जाए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। जैसे अयाज कैसर साहब कहते हैं कि जी अगर मौलाना फजल रहमान अमन से नाराज़ हैं तो माफ़ी मांग लेंगे इकट्ठा करने के। ठीक है सर, ये तो आपकी सजेशंस थी। कमर जमान कायरा साहब ने ज्वाइन किया। कायरा साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा, जिस तरह से अभी एहतशाम साहब ने बात की है कि कोई एक हिकमत अमली होनी चाहिए है, ऑपोजिशन एक पेज पर नजर नहीं आ रही है, हुकूमत को हटाने की बात तो की जाती है, पीपल्स पार्टी भी फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है, बात भी करती है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए, हम इस हुकूमत से खुश नहीं है, आए दिन हम देख भी रहे हैं कि लफ्जी गोलाबारी भी होती है रहनुमाओं के दरमियान में। तो फिर पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या किस तरह से आगे लेकर चलना है इस सारे इशू को? बहुत शुक्रिया जी, आपका भी और एहतशाम साहब को सलाम है। गुजारिश ये है कि एक बात तो तय हो गई ना पहले कि मौजूदा हुकूमत अपना कोई भी वादा पूरा करने में नाकाम रही है और अब इस हुकूमत का रहना मुल्क के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा इनको जाना चाहिए। तो हमारी राय में दो बातें बड़ी अहम है। पहली ये कि इस पार्लियामान को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी एक जमात की अक्सरियत नहीं है। खान साहब भी खुद अलायंस बना के बैठे हुए हैं और अगर कोई हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रहती है तो वो हुकूमत हट जाती है और दोबारा नए अलायंस फोर्ज हो सकते हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है, लेकिन अगर वो काम ना हो, पहला मौका मिलना चाहिए पार्लियामेंट को अनइंटरप्टेड। अगर माजी की तरह कोई मैनेज्ड इलेक्शन या जिस तरह सेनेट का इलेक्शन कराया गया, अगर वही कराना है तो वो और बड़ा नुकसान होगा। तो मेरी राय में पहला पार्लियामेंट को मौका मिलना चाहिए, दूसरा मौका फिर अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाता है। अब रही बात कॉमन स्ट्रेटजी की, तो एहतशाम साहब ने बड़ी दुनिया देखी है, बड़ा सियासत को कवर किया उन्होंने। गुजारिश ये है कि अपोजिशन की जमातें एक दूसरे से मुतसादम इंटरेस्ट हैं। कल भी हम एक दूसरे के खिलाफ थे, आने वाले कल में भी हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वक्त ने हमें इकट्ठा भी किया, वक्त ने हमें सबक भी सिखाया। सो अब भी गुजारिश ये है कि जब आप मुख्तलिफ जमातों को इकट्ठा करते हैं तो बहुत सारी तरद्दद मेहनत के बाद जाके जमातें इकट्ठी हुआ करती हैं, और फिर वो कहते हैं ना कि अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना तू मेरा न था और मैं कभी तेरा न था, ऐसी सूरत भी आती है। तो ये भुट्टो साहब के खिलाफ अलायंस बना, हालांकि बनवाने वालों ने बनवाया पर टाइम लगा उसको। हमारा MRD का इत्तेहाद बना तो ज़ियाउल हक के खिलाफ एक टाइम लगा उसको बनते हुए, ARD बना तो टाइम लगा उसको बनते हुए। उसमें इत्तेहाद जो होते हैं ये जल्दी फोर्स हो जाने चाहिए, ताकि जो भी इन्होंने लाया अमल इख्तियार करना है। और इस वक्त वाली सूरत हाल में हुकूमत को हटाने के लिए बहुत जल्दी जरूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपनी जिम्मेदारी, अपनी कोशिश कर सकती है, अपनी जो उसके जिम्मे है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास कोई हतमी मेजॉरिटी तो है नहीं। ये बात आपकी बड़े वजन वाली है कायरा साहब, बड़ा आपने ठीक है, बड़ा फ्रैंक आपने अब सूरत हाल बता दी कुछ जिस वक्त हम देखते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ किस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन कायरा साहब, ये जो एक परसेप्शन है या ये कहा जाता है कि जी PMLN और फजल रहमान साहब और बाकी अपोजिशन पार्टियाँ, उनका पूरा ख्याल है, जोर लगाना चाहते हैं कि जी इलेक्शन की तरफ जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये है कि जी इलेक्शन नहीं होने चाहिए
मतलब ठीक है, मतलब जिस तरह एक होता है बड़ा जोर लगाने के बाद हटा के इलेक्शन की तरफ जाएं, वो कहा जा रहा है कि उनका ये ख्याल है कि जी 3 साल अभी पड़े हुए हैं, सिंध में उनकी हुकूमत है, यू नेवर नो कल इलेक्शन होते हैं, आप पार्टी में रहेंगे नहीं, हुकूमत में रहेंगे नहीं। कहा जा रहा है कि उनका ये ख्याल है कि इन हाउस तब्दीली आनी चाहिए, जिसके बारे में बिलावल भुट्टो 2 दफ़ा बात भी कर चुके हैं, असद कैसर साहब को हटाने की भी बात उन्होंने की थी। तो सवाल मेरा कायरा साहब आपसे है कि इन हालात में जो पीपल्स पार्टी अपने तरह सोच रही है ना, शहबाज शरीफ साहब सबको पता है कि जी वो कितनी अपोजिशन कर सकते हैं, वो खुल के आ नहीं रहे, बयानिया मज़ामत का बिल्कुल दब के बैठ गया लेके, वो बस बातें तो ज़रूर कर रहे हैं निकालने की, लेकिन है कि लगता नहीं है कि किसी तरीके से कोई एक जॉइंट प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होंगे सारे। जी सर। श्याम साहब, ये बात दुरुस्त, आपकी बात में वजन है, ठीक है। ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट को बचाना चाहती है, ये बात कहा हो सकता है, ये बात दुरुस्त हो सकता है ना हो, लेकिन ये बात परसेप्शन की दुरुस्त है। सवाल ये है कि हम तो जमहूरी पार्टी हैं, इन हालात में जब मुल्क में कोरोना है, अभी पता नहीं कि ये कोरोना कितना अर्सा चलेगा, हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन नहीं करा सके, लोकल बॉडीज इलेक्शन मुलतवी किया गया कोरोना की वजह से, अगर पता नहीं ये साल चलेगा 2 साल चलेगा, अल्लाह करे ये कल जान छूटे इससे, लेकिन ऐसी कैफियत और फिर इसमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आप किसी ऐसी तरफ चले जाएं तो एक क्योस आ जाएगा और आप फिर वो एक आरजी हुकूमत कितना सा चलाएंगे। हमारा बड़ा वाजिब वापस ये है कि पहले इस पार्लियामान को मौके जो दुरुस्त तरीका है, जो पार्लियामेंट का हक है, इलेक्शन कराना, पिछले इलेक्शन पे 30 अरब रुपया खर्च आया था, तकरीबन 30 अरब के करीब, अब इस इलेक्शन में उससे भी ज्यादा खर्च होगा, रिस्क भी होंगे। तो क्या ये कोई आसान एक्सरसाइज है? इस पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल है, हाँ 5 साल मुद्दत पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट फेल हुई है तो एक गवर्नमेंट और बनने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। वो सियासी कुव्वतों को मौका मिलना चाहिए कि वो अपने तौर पर अलायंस फौज करें, उसमें किसी और की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। बड़ा वाज़े तौर पे कारा साहब आपकी गुफ्तगू से लगता है कि जी पार्लियामेंट फैसला कर ले, पार्लियामेंट से ही तब्दीली आनी चाहिए, तो उसके लिए आपके ख्याल में क्या तरीका कार है? कोई इन हाउस तब्दीली, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाया जा सकता है, नहीं जाया जा सकता? आपके ख्याल में इसमें कबातें क्या हैं? आपके ख्याल में मुख्तदर हल्के उनका रवैया क्या होगा? फिर ये कि जो इन फाइटिंग है पार्टियों के अंदर फैसले ही नहीं हो रहे। PMLN के अंदर हम देखते हैं 2 ग्रुप हैं, एक मज़ामत वाला, एक आप देखते हैं वो कहते हैं जी बातचीत के जरिए मामला तय किए जाएँ। आप पीपल्स पार्टी का फोकस ठीक है, जाराना सियासत आप कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप ये भी नहीं चाहते कि जी इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाए। तो आपके ख्याल में ऑब्जेक्टिव अपोजिशन का कैसे अचीव होगा? श्याम साहब, हम इलेक्शन से कोई मुफर तो है नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इस पार्लियामेंट से कोशिश होनी चाहिए, वो अगर फेल हो तो नेचुरली इलेक्शन की तरफ जाना है। और इलेक्शन के लिए पहली बात तो यह है कि हम क्या तब्दीली के लिए क्या अमल होना चाहिए। यकीनन उसके कई दस्ते हो सकते हैं। लेजिस्लेशन में गवर्नमेंट फेल हो तो हम इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह सकते हैं। स्पीकर साहब जिनका रवैया यकीनन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, यकीनन उनका रवैया जो है वो मुनासिब नहीं है। यानी वज़ीर आज़म साहब और हुक्मरान जमात तो सारी अपोजिशन को गालियां दे लें, जो चाहे कह लें, उनको इजाजत है, लेकिन अपोजिशन अगर वज़ीर आज़म को बुज़दिल भी कहे, उनको नालायक भी कहे, तो आप फौरन एक्सपंज करा देते हैं, अब लोगों को बिठा देते हैं। मुराद सईद साहब उठ के लीडर ऑफ द अपोजिशन या बिलावल साहब के बारे में जो चाहे हरदा सराई करें, उनके 10वें नस्ल को भी जाके गिने तो कोई परवाह नहीं। उधर कोई दूसरी तरफ से अगर कोई बात, तो जितना यकीनन आपने बहुत सारे स्पीकर देखे हैं, स्पीकर्स अपनी जमातों के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन जब वो स्पीकर बन जाते हैं तो फिर कोशिश उनकी होती है कि मेरी न्यूट्रलिटी नजर आए। ये नहीं होता कि बिलावल साहब बात करके लेकिन कारा साहब माजत के साथ आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि स्पीकर पार्टीजनशिप तो शो करता है, हमने नहीं देखा कि बहुत इंडिपेंडेंट होकर कुछ करे, और जो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है उसको आपने भी देखा, हमने भी देखा कि उसको फिर या तो शटअप कॉल होती है या हटा दिया जाता है। देखिए, हमारे दौर में ऐसा नहीं हुआ। समीदा मिर्जा साहबा बहुत हद तक अपोजिशन की बात सुनती थी, गवर्नमेंट की बात भी सुनती थी, लेकिन यूं बिल्कुल वाहिद पार्टीजन होके स्ट्रेट अवे। यानी ये तो नहीं होता ना जी कि बिलावल साहब स्पीच करके बैठे नहीं और स्पीकर साहब रोबोट की तरह सीधा मुराद सेठ की तरफ चले जाए कि हाँ जी, यानी वो कोई तरीकाकार है। इसलिए पहला ये भी हो सकता है कि स्पीकर साहब के इस रवैये के खिलाफ सारी जमातें शाकी हैं, लिहाजा वो जमातें मिलके, अपोजिशन मिलके उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आए
और उसकी कामयाबी की सूरत में यकीनन उनको अक्सरियत और धचका होगा, अगला प्रोसेस फिर और भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा कमर साहब ये बताइए जिस तरह से गुज़िश्ता रोज बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि हम कराची से इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे, तो अब मुझे ये बताइएगा जो माजी बताता है कि जिस तरह से धरने हुए, एहतजाज किए गए, उनका कोई रिजल्ट सामने नहीं निकला, तो अब अगर पीपल्स पार्टी इस तरफ जाती है तो व्हाट विल बी द रिजल्ट्स? कि पहली बात तो ये उन्होंने कही कि अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो हम ये बात करने पे मजबूर होंगे, यानी धरने देने पे या मार्च करने पे, जो जमहूरी रंग में करेंगे। तो उन्होंने ये बात नहीं कही कि हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन ये बात बहरहाल अपनी जगह दुरुस्त है कि इस मुल्क में अब सभी को, सियासी जमातों को, मीडिया को, इदारों को, सबको सीखना चाहिए। और जो सेनेट वाला माहौल बना था, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन वाला, उस तरह का माहौल नहीं क्रिएट होना चाहिए। आजादाना सियासी जमातों को ये मौका मिलना चाहिए और सियासी जमातों को मौका यकजहती से मिलेगा। वैसे कोई आसानी से डायलॉग से नहीं दे देगा, कोई एथिकल सरमन के जरिए तो मौके नहीं मिला करते, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी अगर वो रास्ता इख्तियार करने के बाद वो नाकामी होती है तो फिर नेचुरली इलेक्शन की तरफ है। और हम बेसिकली किसी भी गैर जमहूरी कदम की तरफ नहीं जाएंगे, हम एक मुश्तरका हिकमत अमली की कोशिश करेंगे। हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे, यही हमारे पास इख्तियार है और तो रास्ता हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन माजरत के साथ आपने कहा ये हमारा पहला ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या ऑप्शन है, क्या स्ट्रैटेजी है ऑपोजिशन की? एज सच वो भी कोई क्लियर नहीं है। तो क्लियर होती ही नहीं है जी, आपके साथ तो शेयर नहीं होगी ना, वो तो तभी पता चलेगा। क्लियर की बात करी मैं, शेयर करने की बात नहीं करी मैं। क्लियर और शेयर में क्या फर्क होता है जी? जो चीज आपको पता चल गई वो क्लियर हो जाएगी, वो शेयर भी हो जाएगी ना। तो वो तभी पता चलेगी जब वो उस पर अमल दरामद होगा। और हम इसी कोशिश में हैं कि हम एक मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ जाएं, और जो भी हिकमत अमली होगी वो मीडिया के साथ बाद में ही शेयर होगी। पहले शेयर हो गई तो फिर तो काम खत्म हो गया। अच्छा चलें, ये ठीक है, ये आप अपने पास रखें, बिल्कुल आपका हक है पूरा ओपोजिशन रहनुमा के तौर पे जब अपने सारे कार्ड ना शो करें। अच्छा कार साहब, एक और बड़ा सीरियस इशू है, बड़े अरसे से चल रहा है जब से हुकूमत आई है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान इख्तलाफात हैं, कोविड पे हुए, पैसे के लेन देन पे, NFC अवार्ड, डेवलपमेंट बजट पे हुए। अभी जो 2-3 बयान आए, बड़े सख्त बयान आए। मुराद अली शाह साहब का एक बयान, उसको लोग कहते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत के लिए टैक्स इकट्ठा करना बंद कर देंगे, तो लोग वो कहते हैं जी शॉर्ट ऑफ बगावत, इस तरह की बात की गई। आपके ख्याल में ये इस बात की इतनी प्रोवोकेशन क्या थी आपके ख्याल में? आप समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने इतना जज कर दिया है कि जी आप इस तरह के मुराद अली शाह साहब बयान दें? इत्तेशाम साहब, जहाँ तक ताल्लुक टैक्स इकट्ठा करने का है, वफाकी हुकूमत अपने टैक्स मशीनरी के लिए सूबों के लिए टैक्स इकट्ठा करती है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोविंसेस। जहाँ तक मेरा इल्म है, प्रोविंसेस में शायद ही कोई टैक्स ऐसा है जो मरकज के लिए इकट्ठा होता हो। लिहाजा ये बात मुझे नहीं, उन्होंने हैसियत तनाजुर में कहीं क्या कहा एग्जैक्टली मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज है, इस तरह के जो बाकी टैक्सेस है, वो तो सूबों के बिहाफ पे मरकज इकट्ठा करता है और अपना हिस्सा उसमें से रख के या उसके जो उनके चार्जेस होते हैं, ऑपरेटिंग चार्जेस, बाकी वो सूबों को दे देते हैं प्रोपोर्शनेटली। यहाँ तक जहाँ तक तलखी का है, तलखी यकीनन बहुत है। और ये बताइए कि अगर हम पहले दिन से वजीर आजम की तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि वजीर आजम साहब आइए कदम बढ़ाइए, हम आपका साथ देते हैं, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, और जवाब में चोर और डाकुओं की गालियां मिलती है, और वही अमल तसल्सल के साथ होते जा रहा है। आप जानते हैं कि अपोजिशन का काम तनकीद करना होता है और तनकीद किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब हुकूमत हमेशा बर्दाश्त करती है। हमने अपोजिशन की तनकीदें भी बर्दाश्त की हैं, जायज भी नाजायज भी। हमने मीडिया के सारे रोल भी बर्दाश्त किए हैं। इसलिए हमारे साथ क्या नहीं होता रहा है निशान साहब, आप गवाह है ना उस बात के। लेकिन हमने टॉलरेंस किया, इस हुकूमत में टॉलरेंस है नहीं। अब अगर मुसलसल आप जरा गौर फरमाइए, ये जो कोरोना का इशू आया, अपार्ट फ्रॉम अदर्स, कोरोना के इशू पे भी सिंध हुकूमत ने जो लाइन इख्तियार की वो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का रवैया क्या था? वजीर आजम साहब ने बलोचिस्तान हुकूमत को तो कोरोना पे काम करने पर तारीफ कर दी, पंजाब हुकूमत की तारीफ कर दी जिन्होंने काम नहीं किए, और सिंध की हुकूमत को सिवाय क्रिटिसिज्म के कुछ नहीं दिया।
उसके खिलाफ वो जाते हैं तो जाके गवर्नर साहब की क़यादत में MQM और अपनी जमात को बिठा के उनको गाइडेंस भी देते हैं, उनको शाबाशियां भी देते हैं, उनके जरिए काम कराने की बातें भी करते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बाईपास करके आईनी तरीकाकार से इनहराफ भी करते हैं। तो इसको कितना सा बर्दाश्त किया जाएगा? ठीक है, वक्त आएगा जब लोग बोल पड़ेंगे। एक और चीज़ कायरा साहब जिसके बारे में आप जिस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब वर्किंग रिलेशनशिप सिंध गवर्नमेंट का मरकज़ के साथ और इसी तरह मरकज़ का फेडरल गवर्नमेंट का अपोजिशन के साथ होना चाहिए। अब क्या वजह है कि बावजूद लिखने वालों ने भी कहा, इवन वर्स क्रिटिक जो है अपोजिशन के और सपोर्टर भी हैं इमरान खान साहब के, वो भी कहते हैं कि जी आप जब तक साथ नहीं बैठेंगे आपको वर्किंग रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही पीपल्स इनके PTI के लोग कहते हैं कि जी एक फियर फैक्टर अपनी जगह है पार्टी क़यादत पे कि जिस दिन खुल खिला के अपोजिशन से मिल के बैठ के बात करेंगे तो PTI का पॉलिटिकल कैपिटल जो है ब्लीड कर जाएगा। आप समझते हैं कि ये एक हॉक्स है या आपके ख्याल में एक ऐसी बनी बात? देखिए श्याम साहब, गुजारिश ये है कि क्या दुनिया की सियासत में ऐसा है, जमहूरी सियासत में भी कभी होता है कि आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप डायलॉग नहीं करेंगे, आप मुखालफ की इनपुट नहीं सुनेंगे? कभी दुनिया की तारीख में ऐसा हो सकता है जो जमहूरी अमल है उसमें? हाँ, फाशिज्म में ऐसा होता है। फाशिज्म में जो तर्ज हुकूमत है उसमें ये होता है कि आप इलेक्शन तो लड़ते हैं, इलेक्शन के जरिए आते हैं, मैनेज इलेक्शन रद्द कराते हैं और फिर पार्लियामेंट को, असेंबलियों को गैर मोतबर समझ के फिर आप प्रोपेगेंडा के जरिए अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, अपने मुखालिफ को दुश्मन, कौम का दुश्मन साबित करते हैं और आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे खड़े होते हैं कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मुल्क के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, बड़ा काम खराब हो रहा है और आप डिलीवर कुछ नहीं करते। पॉपुलिज्म एंड फाशिज्म के तहत यही तरीकाकार है। अगर ये है तो ये काम यही हुकूमत कर रही है। ये बुनियादी तौर पे जमहूरी अमल में, मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मैं फर्ज करें मैं शाकी हूँ मुस्लिम लीग के रवैये से और मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लीग से नहीं मिलना चाहिए पीपल्स पार्टी, मिसाल के तौर पे, तो मेरी जमात की क़यादत में मुझे समझाना है कि भाई हमें मिलना है, हमें आपस में इकट्ठे चलना है, तुम्हें किसी को पसंद हो ना पसंद हो, क्योंकि जमहूरी अमल में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। ये मोनोपोलीज नहीं है जमहूरी अमल के अंदर, लिहाजा इसमें मफाहमत और मुशावरत का अमल चलता है। लेकिन ये अगर खान साहब इस फियर फैक्टर में है, खान साहब नहीं है, खान साहब से उनकी जमात के लोग ज्यादा फियर फैक्टर में। वो समझते हैं जो बंदा मीडिया के अंदर आके बैठ के अपोजिशन को गाली नहीं देता, उससे बदजबानी नहीं करता, बदकलामी नहीं करता, तो वो तो खान साहब की नजर में वैसे ही गैर मोतबर हो जाता है। आपने भी सुना होगा ना, यकीनन मुझसे ज्यादा सुना होगा कि वहां उसकी पजीराई होती है जो अपोजिशन को खूब जिनके लते लेता है, जो बदजबानियां करता है, जो गालियां देता है, बुरा भला कहता है, उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। बिलावल साहब भी, कारा साहब कल मीडिया पे थोड़ा नाराज हुए, उन्होंने भी कहा कि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा। देखिए हमारा गिला ही है ना जी, हम कोई बाजू मरोड़ने वाले तो हैं नहीं, हम तो अपनी हुकूमत के दौर में भी गिला शिकवा तो चलता रहता है ना निशान साहब। आप मुझसे गिला करेंगे, मैं आपसे कर लूंगा कि मेरी नजर में मीडिया का रोल, आपका रोल अच्छा नहीं है, तो ये तो दोस्तों में, भाइयों में, इदारों में चल सकता है ना, ये तो ऐसा इशू नहीं और कोई गलत भी नहीं है। अच्छा ठीक है, इसमें मैं तशाम साहब से भी टेक लेती हूँ। तशाम साहब, आपको क्या लगता है कि मीडिया अपना रोल सही से प्ले नहीं रहा? जिस तरह से वो बिलावल साहब कह रहे हैं, करप्शन को सही, जिस तरह से जितनी ज्यादा करप्शन, हाँ, जितनी करप्शन तहरीक इंसाफ कर रही है उसको मीडिया बेनकाब नहीं कर रहा। देखिए मीडिया की जहाँ तक बात है, इस हवाले से जिस तरह से ओपोजिशन बातें कर रही है मारिया और बाकी दुनिया बातें कर रही है, मतलब मीडिया ही है जो PTI को लेके आया था, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया के कंधों पे सवार होकर इमरान खान साहब आए हैं और ख़ुद भी इस बात का कई बार उन्होंने एतराफ़ भी किया है कि मीडिया अगर ना होता तो मैं यहाँ पे ना होता। लेकिन सवाल ये है कि जब मीडिया में मेजॉरिटी, तो मैंने यही देखा है, एक्सपीरियंस भी यही है कि जब लोग आते हैं, मेरी कारा साहब की पार्टी से मैं वोट देख सकता हूँ उनको, लेकिन ये हो सकता है कि मैं जब देखूँ कि कहीं कहाँ पे काम ठीक नहीं हो रहा, हुकूमत वो कर रहे हैं, तो हेल्दी क्रिटिसिज्म जरूर करना चाहेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल हम खामोश होकर बैठ जाएं। इनका ये ख्याल है PTI के लोगों का कि नहीं भाई, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो पहले थे हमारे साथ ही तो एंड पर जब कोई डिलीवर कोई चीज़ नहीं कर पाती है तो काम भी मीडिया पर ही आ जाता है। इसी पर आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ, साथ ही रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। एहतशाम साहब, एक तो अपनी बात पूरी कीजिएगा, दूसरा ये भी बताइएगा कि मीडिया से तो हर किसी को शिकायत होती है, पीटीआई को भी शिकायत है, पीपल्स पार्टी को भी शिकायत है, नून लीग को भी शिकायत है, तो मीडिया आपका अपना रोल सही से प्ले नहीं कर पा रहा। देखिए, PMLN के तो मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ शिकायतें करते हैं बल्कि बहुत कुछ किया करते थे अपने दौर में। PTI भी ऐसे कर रही है, लेकिन जो बात हक की करनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। हमने कभी नहीं देखा पीपल्स पार्टी के ज़माने में एक काम कभी नहीं हुआ जो सबसे बड़ा काम है, जो उनके ज़माने में कोई सियासी कैदी नहीं होता था, गिरफ्तार करके लोगों को अंदर नहीं भेजा जाता था। एक ये कमाल है पीपल्स पार्टी का। ना ही मीडिया के हमने देखा कि सख्त से सख्त खबरें हम छापा करते थे, बाज़ों का गलत खबरें भी होती थी, ज़ाहिर है सोच अगर ऐसा है, लेकिन कभी कोई सामने भी आई है कभी कभी ये नहीं हुआ कि जी मीडिया के लोगों को फिस किया जाए, टारगेट किया जाए, ऐसा नहीं होता था। मेरा ख्याल है एक और चीज़ जो है ना कायरा साहब से पूछनी चाहिए। कायरा साहब, कल आपने देखा कि जो सेनेट में हुआ, पहली तो बात यह है कि NFC अवार्ड 18वीं तरमीम के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। आमतौर पर लोग ये कह रहे हैं कि जी 3 सूबे इस मामले में इकट्ठे हैं, यानी पंजाब जो है ना जहाँ पे इनकी हुकूमत है, इसी तरह कहा जा रहा है बलूचिस्तान में भी और KP में भी। ये तीनों सूबे जो है ना ये तो तैयार हैं कि जी इसमें रिव्यू किया जाए NFC को और 18वीं तरमीम को, जहाँ वैसे तो 18वीं तरमीम में बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि मैंने 115-16 अमेंडमेंट इसमें हुई थी टोटल। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इसको ज़रूरत से ज़्यादा शेयर चला गया। जो 2009 में जो 7वां NFC अवार्ड था उसमें एकदम से 10% ज़्यादा जो शेयर गया, उससे जो है मामलात ख़राब हो गए, मरकज़ के पास कोई पैसा नहीं रहा। अब कल जिस तरीके से आपने देखा सेनेट में बाकायदा बहस हुई इस हवाले से, और फिर वो एक मूव जो थी वो स्कटल कर दी गई। 17 वोट इसके अपना हक में आए और 25 इसके ख़िलाफ़ गए वहाँ पे। और मुशाहिदुल्लाह साहब ने बड़ी ज़ोरदार तकरीर की, कायर साहब, उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी ये तो कोशिश हो रही है, सारा मकसद सदारती निज़ाम लाने का है। मैं कायर साहब अगर सवाल आपसे करूँ कि आमतौर पर एक नुक्ता नज़र ये भी है कि पार्लिमानी डेमोक्रेसी एक फ़ार्स है, और वो कोट अक्सर लोग करते हैं अरस्तू को, जो 3500 साल पहले उसने कहा था कि ये पार्लिमानी डेमोक्रेसी जो है ना ये अनएजुकेटेड माशरों में चल नहीं सकती। वो कहते हैं कि ये ऐसा ही है कि जमहूरियत रखना ऐसे ही है कि जैसे एक रिवॉल्वर गोलियों से भरा हुआ बंदर के हाथ में दे दिया जाए। तो आपके ख्याल में ये किस हद तक इसमें वज़न है? और हमारे में कहा जा रहा है कि हमने बड़े तजर्बे कर लिए, हमें एक बेनेवोलेंट डिक्टेटर चाहिए जिसकी एक छोटी सी टीम हो और वो टेक्नोक्रेट्स हों, जिन्हें ये प्रॉब्लम ना हो कि जी वोट लेके आना है और जनाब असल काम यह है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को सेटिस्फाई करना, सीधा सीधा अपना काम करना। आप समझते हैं कि उसके भी चांसेस हैं, या आपको लगता है, आपकी निगाह क्या कहती है कि कोई कोशिश हो रही है उस तरफ ले जाने की, सदारती निज़ाम की तरफ? दो बातें, बड़ा लंबा साहब ने मौजूद छेड़ दिया। दो बातें मैं कोशिश करता हूँ इख्तिसार से कर लूँ। एक है निज़ाम, सदारती हो या पार्लिमानी हो, ये बेसिकली अथॉरिटेरियन रूल है या पार्टिसिपेटरी रूल है। बेसिकली दो निज़ाम वो होते हैं। सदारती निज़ाम के अंदर सेंट्रस्ट निज़ाम होता है, वहां पावर का मरकज सदर होता है और बाकी जगहों पे वो डिवॉल्व पावर थोड़ी होती है। दुनिया के अंदर एक सिस्टम जो है वो अमेरिका में है, दूसरा सिस्टम सदारती जो है वो एक हद तक आपको फ्रांस में नजर आता है, जर्मनी में नजर आता है। लेकिन हर मुल्क की अपनी एक साख्त है। पाकिस्तान के बारे में बाय एंड लार्ज सब लोगों की या मेजॉरिटी की, बड़ी मेजॉरिटी की राय यह है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमियतों में बसने वाला और एक अनस्टेबल सी रियासत है। इसको स्टेबल होने में वक्त लगेगा और हमें इसको लोगों की शराकत चाहिए। इसमें हमारे यहाँ राइट्स नहीं दिए गए। बांग्लादेश की अलहदगी इसी का शाखसाना था। बलोचिस्तान के अंदर जो तहरीकें चली, जो कौम परस्ती की तहरीकें थी, वो इसी के शाखसाने थे। लिहाजा ये बात हमें समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में सदारती या मरकजी निज़ाम नहीं चल सकता। हमने एहतिशाम साहब, जनरल अयूब खान, उससे पहले भी वैसे सदारती निज़ाम ही था, लेकिन जनरल अयूब खान, सिकंदर मिर्जा कैसे आए, उससे पहले कैसे आए, मोहम्मद अली बोगरा कैसे आए, लेकिन अयूब खान तो एक ऑल माइटी मार्शल लाई सदर थे। 11 साल रहे, क्या हुआ? उसके बाद 3 साल मार्शल लाई सदर या खान रहे, सदर रहे ना, पूरा इख्तियार, किसी को जवाब दे नहीं है, ना अदालतों को ना किसी को। तो क्या हुआ? पाकिस्तान बेहतर हुआ या उन दोनों के नतीजे में पाकिस्तान इतना खराब हो गया कि अलहदगी हो गई, मुल्क टूट गया, बकिया हिस्से के अंदर भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। फिर 73 की आइन में हमने गिन चुन के चीजों को बांध के फिर एक जो तकसीम इख्तियारात का फार्मूला था, जो वादे कायदे आज़म ने 1940 में और 1947 में किए थे सूबों के साथ,
वो वादा पूरा किया गया, फिर हमने आइन बना दिया। उस आइन के बाद फिर क्या हुआ, 77 में ज़ियाउल हक साहब आ गए, ऑल माइटी पावरफुल सदर, किसी को जवाब दे नहीं है, जो कहते हैं आइन क्या है, चंद कागजों के टुकड़ों का, मैं इसको चाहूं फाड़ के फेंक दूं। वो सदर जहाज गिरा तो गया, वरना बैठा रहा इस मुल्क के अंदर। उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब आए, वो भी ऑल माइटी सदर थे। तो सवाल ये है कि ये सदारती निजाम जो पूरे जोर वाला सदर था, जो सारे जहान के इख्तियार वाला सदर होता था, उस सदर को तो वो तो आजमा के देख चुके हैं, वो तो काम नहीं किए। तो अब एक इलेक्टेड सदर क्या कर लेगा इस मुल्क के अंदर आके? चलें, मसला यहाँ कुछ और है। ठीक, मसला ये है कि क्या इस मुल्क के अंदर चंद दानिश्वरों की, या जो अपने आप को दानिश्वर समझते हैं, या अपने आप को बड़े ऑर्गेनाइज और बड़े ज़हीन और बड़े एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं, क्या उन लोगों के फैसलों से मुल्क चलना है, या पाकिस्तान के अवाम के इज्तिमाई शऊर से इलेक्शन के जरिए हुकूमत चलनी है? बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया, मेरा ख्याल है इसी को होने वाला है। ठीक, पार्लिमानी निजाम देते हैं श्याम साहब, आखिरी गुजारिश, पार्लिमानी निजाम में खराबी नहीं है, पार्लिमानी निजाम को हमने चलने कब दिया? वो तो शहीद का दौर है, उसके बाद तो बीबी आई तो क्या हुआ, उनको भी इदारों ने खराब किया, नवासी को क्या किया, फिर उसके बाद तो परवेज मुशर्रफ आके बैठ गए। हमारे दौर में क्या हुआ, कभी मेमो स्कैंडल आ जाता है, कभी कोई और स्कैंडल आ जाता है, और आज आपको कोई शक है क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? मेमो स्कैंडल में कौन काला कोट पहन के गया था अदालत में? निजाम का कसूर है, काला कोट पहन के कौन गया था काला साहब मेमो स्कैंडल में? कि भाई बहुत हो गया इस मुल्क के साथ, ये निजाम इस तरह नहीं चलेगा, अवाम के इज्तिमाई शऊर को मौका तो दें। अच्छा काला साहब एक कमेंट कर दें, ये मेमो गेट का जो स्कैंडल आया था सुप्रीम कोर्ट में, काला कोट पहन के कौन गया था वहां? जी आपको आवाज आ रही है कार साहब? जी श्याम साहब, जी मैं कह रहा हूं कि ये आपने मेमो गेट की बात की, मैंने कहा मेमो गेट जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन के कौन गया था आपके खिलाफ? देखिए मियां साहब गए थे, मियां साहब ने गलती की थी, और मियां साहब ने बाद में तस्लीम किया था कि मुझसे वो गलती कराई गई, मेरी बड़ी गलती थी। ठीक है, मैं कहता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि मियां साहब मेमो गेट बनाने वाले नहीं थे, बाकी छोड़िए ना, चले उस पे चले जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इस पे आते हैं जिसपे कारी साहब 18वीं तरमीम पे जो बात हो रही है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था एनएफसी का। जी जी जी, एनएफसी की गुजारिश ये है कि बुनियादी तौर पे कहा जाता है कि जी सूबों को डेट रिटायरमेंट में भी हिस्सा देना चाहिए, डिफेंस में भी हिस्सा देना चाहिए, सब में। तो जनाब गुजारिश ये है कि ये जो टैक्स इकट्ठा होता है ये इस्लामाबाद से तो नहीं होता, फेडरेशन तो, फेडरल गवर्नमेंट तो इस्लामाबाद है, बाकी तो सारे सूबे हैं। सूबों से टैक्स जो इकट्ठा होता है उसकी फॉर्मेशन ये थी कि पहले फार्मूला 50-50 का था, अब सबने मिलके इज्तिमाई तौर पे इकट्ठे होके ये फैसला किया कि ये फार्मूला नहीं चलेगा, लिहाजा हमें आइन को भी ठीक करना चाहिए 18वीं तरमीम के जरिए, और एनएफसी के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला भी बदलना चाहिए, और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी सूबों के हक मानने चाहिए। ठीक है, अब ये कहना ठीक है, सूबे हिस्सा नहीं दे रहे तो हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन एक अहम बात सुन लीजिए, अहम बात वो ये है कि एनएफसी के फार्मूले में जो रेवेन्यू रिसीट थे उनको इंक्रीज करने का फार्मूला था। अब अगर आज भी आपका 6000 अरब का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा हो तो इस फार्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम फार्मूले में नहीं है, प्रॉब्लम हुकूमत में है। हम आए थे तो हम 1100 अरब रुपए के टैक्स रेवेन्यू था, हम उसको 2120 पे लेके गए, मुस्लिम लीग उसको 3850 पे लेके गई, इन्होंने 6000 अरब पे लेके जाना था, ये तो 8000 अरब की बातें करते थे। ये 5000 अरब भी इकट्ठा कर ले तो इस फार्मूले के तहत कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह शाम साहब अभी कमर जमान कारा साहब ने बात की, कह रहे निजाम में खराबी नहीं है, पार्लिमानी निजाम ही सही है, वो ही चलना चाहिए, लेकिन इसको चलाने वाले भी तो हम ही, हमने ही चलाना है, तो फिर किस तरह चलेगा? मेरा ख्याल है मैं इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। कारा साहब मेरे बड़े मोहतरम दोस्त भी हैं, बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, और सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं, इंटरनेशनल इशूज़ को भी समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में हमने देखा कि जी सियासत हुई है, ख़ासतौर में 20 साल का अरसा 4 हुकूमतें, पीपल्स पार्टी PMLN की 2 हुकूमतें जो थी एक दूसरे के खिलाफ, अब ये पुरानी बात हो गई है, केसेस बनाए गए, प्रोसेस में सब लोगों ने सफ़र किया, अकाउंटेबिलिटी भी एक जिस तरीके से की गई वो सबको पता है।
अब लोग इस तरफ कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम प्रैक्टिस किया जा रहा है, इसके ख़ास तौर पे 3 हुकूमतों का जिक्र हो रहा है। 2 साल इनके हो गए, पीपल्स पार्टी की पिछले साल PMLN की और उसके पहले पीपल्स पार्टी की, कि जी इनमें ठीक है कुछ हवालों से तरक्की हुई, बेहतरी आई, लेकिन ओवरऑल जिसको कहते हैं कि गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हो सके वो नहीं हो सका। इसका ये मतलब नहीं है कि सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहिए, ये खैर इस पर फॉरन अगेंस्ट ओपिनियन बहुत ही हो सकती है। असल चीज़ है कारा साहब, जिस तरफ अभी आप बात कर रहे थे, ये 18वीं तरमीम का मसला जो है, जो रिव्यू करने की बात हो रही है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी PMLN इतना स्ट्रांगली नहीं देख रही इसको, बल्कि एक लफ्ज़ भी मैंने पढ़ा कहीं पे, वो कहते हैं कि जी इसके लिए वो चाहते हैं कि जी अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा फंड्स मिलें, फंड्स कम हो गए, उनका रेवेन्यू कम है, तो एक एमरजेंसी डिफेंस फंड्स भी जो है ना वो क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें जो हमें जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक हमारे मुल्क के हालात हैं, जो हमारे जिस तरीके से हिंदुस्तान और उसके बाद अफ़गानिस्तान और ओवरऑल जो सिलसिला हमारे मुल्क में है, जो हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स रहते हैं हर वक्त, वो कहते हैं कि जी इसको रेवेन्यू को और डिफेंस बजट को भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि जी जब 18वीं तरमीम हुई थी तो उसमें एक ये भी शिक थी कि ये बल्दियाती सतह तक नीचे निज़ाम जाएगा। वो बल्दियाती सतह का निज़ाम क्या जाना, वो पीपल्स पार्टी और आपने और PMLN ने मिल के वो समेट ही दिया, वो चला ही गया, चलें वो दोबारा से कमिश्नरी निज़ाम वापस आ गया। लोग कहते हैं कि जो इख्तियारात की निजी सतह पे जाना चाहिए था उसमें पीपल्स पार्टी PMLN नहीं गए, ख़ास तौर पे पंजाब में, और लेटेस्ट हमने देखा है कि ये काम जो है ना वहाँ पे भी हो गया, सिंध में भी। आपके ख्याल में 18वीं तरमीम की जो बुनियादी मुझे मौका दीजिए जी प्लीज़। देखिए, गुजारिश ये है, ये कहना कि NFC हो गया तो PFC नहीं हुआ, जब रेवोल्यूशन ऑफ पावर हो गया तो वो सूबों में जाके रुक गया। अगर इस आर्गुमेंट में कोई जान है भी, इसका मतलब यह है कि बाकी फार्मूला ठीक है, NFC ठीक है, 18वीं तरमीम ठीक है, उस पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने अमल नहीं किया। तो भाई 7 साल से आप KP में बैठे हुए, आप अमल कर लेते, दिखा देते कौम को कि देखो ये अमल हो रहा है। आप 2 साल से पंजाब में बैठे, आप यहां पे अमल कर लेते, आप PFC कर लिया होता, यहां पे आपने पावर डिवॉल्व कर दी होती, वसाइल डिवॉल्व कर लिए होते। मैंने वही कहा ना, सवाल कहीं और है, इशू कुछ और है, लेकिन उसको एड्रेस करने का तरीकाकार जो अडॉप्ट है वो गलत। जहां तक आपका सवाल ये था कि कोई इमरजेंसी फार्मूला बना लिया जाए, कौम की जरूरत के तहत आप डिफेंस को भी फंड देते हैं, आप बाकियों को भी फंड देते हैं, वो एक अलग डिबेट है और उसमें सियासी जमातें बैठ के बात कर सकती है। लेकिन अगर आप कौम के इत्तेफाक राय को खराब करेंगे और आइन के अमल को खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा, हमारे दौर में एहतिशाम साहब, आप समझते हैं इसको, हमारे दौर में जब हम आए थे 2008 में, तो टैक्स रेवेन्यू जो डिविजिबल पूल का था वो 1100 अरब था, हमने उसको 2120 अरब रुपए पे ले गए, तो डिविजिबल पूल इतना बड़ा हो गया कि मसला हल हो गया। अब उसके बाद मुस्लिम लीग उसको 3850 पे ले गई। 2019 के लिए जो फोरकास्ट थी वो थी 6000। इन्होंने जो पहला बजट टारगेट बनाया था वो 5555 अरब का था। अगर वो टारगेट इनसे अचीव नहीं हुआ 2019 में और ये 3800 पे आ गए 2018 से भी कम पे, तो फिर इसमें कसूर NFC का तो नहीं है। नहीं कारा साहब, माजरत के साथ, जब ये NFC हुआ था, मुझे याद है उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जो आज के फाइनेंस एडवाइजर हैं हफीज शेख साहब, उनका वो रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा था कि जी ये 7वां NFC अवार्ड होने के बाद सूबे अमीर हो गए, मरकज गरीब हो गया। सर गरीब हो गया, मरकज को गरीब होने से मुराद ये है कि आप सूबों से बात कर रहे हैं ना, तो आपके ये इश्यूज हैं। सूबे मुतालबा कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान में तहरीकें चल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ वसाइल के हवाले से। उन्होंने कहा अब तो मरकज के पास फंड ही कम है, सूबों के पास है, आप अपने सूबों में जाके काम कीजिए। तो गुजारिश ये है कि उस फार्मूले के तहत आज भी, खान साहब तो कहते थे कि ये तो बड़े खराब लोग हैं, इनको वो टैक्स नहीं देते, हम आएंगे तो हमें तो जनाब लोग लाइनों में लग के टैक्स देंगे। आप ईमानदारी से बताएं, इस साल का टारगेट हमारे हिसाब से 6500 अरब होना चाहिए था। ये कोरोना तो अब आया ना, अगर ये 6000 अरब की टैक्स इकट्ठा कर लेते साल, तो क्या NFC फार्मूले में खराबी है? तो प्रॉब्लम टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में है। जो इन्होंने बढ़ाना था वो बढ़ा नहीं सके, कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। आप मुख्तलिफ लोगों को तब्दील कर रहे हैं। इशू लोगों का एतमाद है। अगर मार्केट सर्कुलेशन आपने बिल्कुल बंद कर दी है, सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक गया है, कारोबार चल नहीं रहे, तो टैक्स कहां से आएगा? चलें, एक तो ये हो गया। दूसरा एक और बात भी कारा साहब की जाती है कि पीपल्स पार्टी PMLN
आज जो हुकूमत को हटाने के दर पे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि नैब केसेस हैं। वो कहते हैं कि जी, और आपने सुना प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि जी यही मुझसे चाहते हैं कि मैं ये केसेस ख़त्म कर दूं, तो मेरा कोई झगड़ा ही नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी वो कहते हैं पीटीआई के लोग, तो केसेस तो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए, हमने नहीं बनाए। आपको कहीं लगता है कारय साहब, इस बात में वजन लगता है कि ये पीटीआई जो है ना, ये जो बात कह रही है कि जी मसला पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन का है कि ये केसेस चाहते हैं हमसे छुटकारा मिले, और ये आप देख लें हमें मुफ्त में 5 साल हुकूमत करने देंगे अगर हम केसेस ख़त्म कर दें इन पे। जी कारय साहब। देखिए, जो नैब पे एतराज है ना एहतशाम साहब, इनका नैब पे एक एतराज ये है कि जी वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं वो तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने लगाए थे। तो भाई 2 साल से आप आ गए, वो लोग अगर खराब थे तो आपने उनको रिप्लेस करने के लिए कोई काम किया? तो लेजिस्लेशन लेके आए, कोई केस किया? कुछ नहीं किया, सिवाय इसके कि आप पिछली गवर्नमेंटों पे ब्लेम करते रहे। और आप कह रहे थे कि हमने छोड़ नहीं है, इनको अपने लटका देना है, $200 अरब पड़ा हुआ है वो लाना है, $10 अरब हर महीने अप्लाई कर जाता है, उसको रोकना है। तो किसने कहा रोक ना रोके? इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे दौर में बैठे, हमारा एहतसाब करते रहे। अदलिया उसके बाद भी बैठी हुई जो है पिछले मियां नवाज शरीफ का एहतसाब करती रही। कोई किसी ने रोका? रोक सकता है कोई? कि इस बात में कोई वजन नहीं है। और 2 साल से नैब की अदालतें हों एहतशाम साहब, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, जितने केसेस जिस भी दिमाग के लोगों के खिलाफ गए हैं उनकी कमेंट्री क्या रही है? अदालतें कहती है सबूत किधर है, ये क्या इन्वेस्टिगेशन की हुई है, और बर्बादी है, कुछ उसमें है नहीं। और आपके उठा के केस वो फेंक रहे हैं अदालतें जो है। अब अर्ज ये है, कहते हैं जी प्रोसिक्यूशन अच्छी नहीं है। अच्छा भाई, हमारी तो नीयत ठीक नहीं थी, हमने नहीं की, आपने प्रोसिक्यूशन ठीक करने के लिए क्या कर लिया? आपको तो चाहिए था ना कि आपने तो इंसाफ करना था, हमारी तो नीयत ठीक नहीं थी। ये सब ढकोसले हैं, इनके अंदर ना वो विजन है ना वो विल है। ठीक है, इसी पर एहतशाम साहब, अभी गुज़िश्ता रोज़ी चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था कि 120 नई अदालतें बनानी चाहिए हैं, 5 जजेस भी नए तैनात करने हैं। आज एहसन इकबाल साहब ने वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब में जो है वो दरख्वास्त भी दायर की है कि उन्होंने हुकूमत में आते ही जो उनका नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो सारा जो मनसूबा था उसके लिए फ़ंड्स रोक दिए हैं। सुबह ये हुआ, शाम में हमने देखा कि चेयरमैन नैब ने जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ नई इंक्वायरीज़ की मंजूरी दे दी है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, ये वन साइडेड है सारा? देखिए, जो बुनियादी सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं ना, जिस तरीके से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब का एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट आया था कि जी अब आप देखिएगा कि क्रॉस द बोर्ड और जो जिन हम पे जो एतराज़ किया जाता है नैब पे कि हम सिर्फ वन साइडेड ही ये काम कर रहे हैं, हुकूमती लोगों को हम नहीं कर रहे, तो ये बहुत धड़ल्ले से कहा गया। लेकिन हम देखते हैं कि एज वी स्पीक कोई केस एज सच अभी तक नहीं हुआ। रेफरेंसेस जो बनने हैं, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज जो है ना, वो सारी की सारी अपोजिशन की तरफ से उनकी तरफ हो रही हैं, टारगेट वही हैं। तो सवाल ये है कि भी आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसको कैसे आप वजन देंगे इस बात को कि जी नैब इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। माना है कि ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है जिसमें हुकूमत का एक क्लेम है कि जी हमारा इससे कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, ठीक है, ये भी कहते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी कहते हैं मेरा बस चले तो 50 मुर्गे मैं फ़ौरन अंधे कर दूं, ठीक है, ये भी कहते हैं। लेकिन ये कि ये परसेप्शन तो बेहतर करने की ज़रूरत है, और यही वजह है कि मेरा ख्याल है पहले भी और ये 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी है। ये यहाँ तक कह देना है कि जी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, या आपकी अदालतें बंद कर दें, आप कोई ढंग का काम नहीं, कोई इंसाफ नहीं हो रहा। सर, और ये इंक्वायरी शुरू कर दी है, पिछली अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, वही नहीं हुई। और फिर उन्होंने फौरी तौर पर 5 जजेस की बात की। फिर वो गालिबन 2650 केसेज हैं, वो कहते हैं कि जी इसमें तो डिकेड लग जाएंगे, सदियां लग जाएंगी, आप नहीं कर सकेंगे। और फिर साथ साथ और ये भी कहते हैं कि जी 20-20 साल हो जाते हैं, केस खत्म नहीं होता। और ये क्या वजह है कि जी आप एक साल शाम साहब, किसने रोका है अदालतों में वो सबूत फराहम करने में? 2 साल से वो केसेस चल रहे हैं, 1.5 साल से चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने कर ली है, पहले से भी हुई पड़ी है, पुराने केसेस हैं। तो उसमें क्या अमर माने है? और अगर उसमें कोई रुकावट थी तो उस रुकावट को दूर करने के लिए हुकूमत ने क्या किया, वजीर आजम साहब ने क्या किया, लॉ मिनिस्ट्री ने क्या किया, कोई असेंबली में कोई चीज दे के आए, क्या किया? सिवाय मीडिया के अंदर बैठ के अपोजिशन को गालियां देने के, चोर चोर डाकू कहने के, और जी लूट के खा गए और फलां कर गए। ये जो फाशिज्म का एक खास असूल है कि दुश्मन, ये जो अपोजिशन है, ये मुल्क दुश्मन है, ये अवाम दुश्मन है, ये मेरे दुश्मन है, और सिर्फ मैं अच्छा हूं और बाकी जो है मेरे खिलाफ साजिशें हैं और इस मुल्क में माफियाज काम कर रहे हैं। और ये क्या है?
इस तरह हुकूमतें करते हैं, ये लेकिन डायलॉग कारे साहब दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जब ओपोजिशन कहती है कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, नायब न्याजी गठजोड़ है, वो भी कहते हैं कि जी ये भी जिसको कहते हैं इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम वाली बात है, इसमें भी हकीकत नहीं है। ये फरमाइए कि मीडिया वाले दोस्त आप सारे कहते हैं कि हम पे बड़ी कदगने हैं, और ये कदगने माजी में इतनी नहीं थी जितनी आज है। ये क्या अपोजिशन ने लगा रखी है? ठीक है, अच्छा मैं अब लास्ट टॉपिक की तरफ आऊंगी। आज इतनी सुप्रीम कोर्ट बात में जी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल से खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। अब जो बॉल है वो हुकूमत की कोर्ट में है। क्या अब अरबों की करप्शन बेनकाब आखिरकार हो सकेगी? साहब इससे जवाब लेते हैं, लेकिन वन लाइनर यही है कि अब हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। अब ये जो खाली जिस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज हुकूमत लेने की कोशिश कर रही थी, मान लिया जी बहुत अच्छा काम किया, रिपोर्ट आपने लेके आए, रिपोर्ट को आपने पब्लिक किया, अब एक्शन की जरूरत है। कहने वाले कहते हैं कि जी फिर इतने दिनों से चले गए जहांगीर तरीन साहब जो मेन मोहरा है, 52 करोड़ रुपए जिनको फ़ायदा हुआ है 3 अरब की सब्सिडी में, तो वो लोग कह रहे हैं कि जी किधर हैं बंदे। ठीक है, अब जिस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और गेंद वाकई हुकूमत की कोर्ट में कुछ करके दिखाए, लेकिन कहने वाले लोग कहते हैं कि जी शायद ये मामला इतनी आसानी के साथ हल नहीं होगा। कारा साहब, आपको लगता है कि वाकई लोग जिन्होंने चीनी में माल बनाया है, आटे में माल बनाया है, अब वो कैफरे किरदार तक पहुँचाए जाएंगे और ये कार्टल माफियाज ख़त्म होंगे? श्याम साहब, इसका ना बड़ा सिंपल सा कुलिया मेरे से, अगर मैं दुरुस्त हो सकता, मेरी गलती हो तो सुन लीजिए। गुजारिश है, हुआ ये कि चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया। आप मीडिया वालों ने भी शोर किया, अपोजिशन ने शोर किया, असेंबलियों में शोर हुआ, तो वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया कि भाई पता करो, चेक करो ये क्या हुआ। कमेटी बना दी, कमेटी ने आकर रिपोर्ट दी कि जनाब ये तो सारा मैनिपुलेट हुआ है। उस मैनिपुलेशन के बाद जब पता चला कि हम तो समझते थे कि ये तो नवाज शरीफ और रासत जरदारी पे पड़ेगा, ये तो सारा अपने ही घर बात आ गई है। तो वज़ीर आज़म के दाएं बाएं आगे पीछे लोग हैं, उन पे बात आ गई है। क्योंकि इस मुल्क की चीनी का 80% तो वो लोग पैदा करते हैं जो पीटीआई में है। इल्जाम मुस्लिम लीग पे, फैमिली पे और जरदारी साहब पे है। जो टोटल तो सारों की है, जरदारी साहब की है, नवाज शरीफ लोगों की है, चौधरी की है। नहीं, दिलचस्प बात देखे ना, दिलचस्प बात सुने श्याम साहब, आप भी यही समझते रहे, मैं भी यही समझता रहा। कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि मुल्क की टोटल प्रोडक्शन में चीनी में वो 4.5% शेयर है मियां नवाज साहब की फैमिली का। और जिस ग्रुप के साथ जरदारी साहब का इत्तेहाद या उनके पार्टनर होने का इल्जाम है, ओमनी ग्रुप का, 52% शेयर कहते हैं सिर्फ 9 कंपनियों का है। कारे साहब, 9 बड़ी कंपनियां जो है चीनी की, 52% शेयर उनका है। सुन लेना, जिन 2 कंपनियों के साथ, ग्रुप्स के साथ बातें की जाती है, एक ओमनी है, एक नवाज शरीफ है। इन दोनों का मुल्क की टोटल प्रोडक्शन में शेयर 6% है। तरीन साहब का शेयर 20% है। खुसरो मुख्तार साहब का शेयर 16% है। हुमायूं अख्तर का शेयर को 7-8% है। चौधरी परवेज इलाही साहब का शेयर जो उनकी मिलों का, तो ये सारे ही जो है इनके 70%, 80% शेयर तो इनके अपने हैं। अब सवाल ये है, फिर आपने कहा कि अच्छा जी 1985 से जाएं, फिर 5 साल पीछे जाएं, सब कुछ हो गया। आज भी चीनी का रेट कम नहीं हुआ। अगर हुकूमत इस बात में कामयाब हो सकती, उनको नकेल डाल सकती, तो बाकी बातें तो बाद में करती। जिस रेट पे ये कहते थे कि चीनी इस रेट पे बिकनी चाहिए, नोटिस लेने के बाद, मिशन बनने के बाद, अदालतों में जाने के बाद उसका रेट तो कम हो जाता। वो हाई कोर्ट ने कहा 70 रुपए करें जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो भी नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूं ना जी कि अगर ना अदालतें करा सकी, ना हुकूमत करा सका, ना मार्केट करा सकी, फिर क्या है? ये करेंगे उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, ये करेंगे। अगर इनकी बात में कोई वजन होता तो आज कम से कम चीनी सस्ती हो गई होती, फिर ये बात आती कि हाँ चीनी आज तो उनकी बात लगता है सच्ची हो जाएगी। ठीक है, वक्त खत्म हो चुका है। लगता है कि चीनी साबित करते के चीनी वाले साबित कर देंगे कि जनाब रेट हम कम नहीं कर सकते, रेट था ही ये मार्केट। ठीक है, कमर ज़मान कारा साहब, आपने प्रोग्राम को अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद तो हम ये करते हैं कि जो चीनी की प्राइजेज हैं वो कम हो, क्योंकि एट द एंड जितना भी मलबा है, जो भी है, वो हमारी आवाम पर पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि एट द एंड जो भी चीज़ें हैं वो आवाम के हक में बेहतर हो। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।